बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुल्तान की मीडिया का बेहद मशकूर हूं कि आप तशरीफ़ लाए और आपसे मुलाकात ड्यू थी, तो मैंने कहा इस नशिस्त में आपसे मुलाकात भी हो जाए। मुल्तान में अभी हालिया एक इवेंट हुआ। पीडीएम ने मुल्तान में अपनी एक तकरीब मुनक्किद की। मेरी राय में ये तकरीब नहीं होनी चाहिए थी। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं कि जलसे नहीं होते या जलसे नहीं होने चाहिए। जलसे होते रहे हैं और जलसे होते रहेंगे। ये सियासी अमल है और इस अमल को कोई महदूद नहीं कर सकता। लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ था और आज भी है कि ये इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ था। और आप देख रहे हैं इस वक्त आप सब का ताल्लुक मुल्तान से है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप निश्तर हॉस्पिटल का दौरा कीजिए और देखिए कि इस वक्त हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है। इस वक्त आपके बेड्स जो हैं हॉस्पिटल के, वो किस रफ्तार से ऑक्यूपाई हो रहे हैं। कितने मरीज जो हैं वो दोबारा वेंटिलेटर्स पर आ चुके हैं। कोरोना की वजह से जी, यकीनन कोरोना की वजह से। और पॉजिटिविटी रेट जो है वो मुल्तान का क्या है। इस वक्त पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं उन शहरों में मुल्तान की जो पॉजिटिविटी रेट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। और ये क्यों हुआ है, ये आप समझदार लोग हैं और इसको आपको अंदाजा है कि ये हमारी गफलत की वजह से हुआ है। और अगर हम एसओपीज का एहतराम नहीं करेंगे तो हम न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी फैमिलीज को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने बच्चों को भी मुतासर कर रहे हैं और वो हुए हैं। आप देखें कि इस वक्त जहां पाकिस्तान में अमवात सिफर की जीरो लेवल पे आ गई थी, आज फिर 50 से 76 के करीब अमवात रोजाना हो रही हैं। ये कह देना कि ये एक मसला नहीं है, ये हकायक से आंख चुराने के मुतरादिफ है। पूरी दुनिया में एक सेकेंड वेव आ चुकी है और पाकिस्तान भी इस सेकेंड वेव का शिकार है। अंदाजों के मुताबिक जनवरी में ये मजीद बढ़ सकती है वबा। इसका जो रेट है पॉजिटिविटी का मजीद बढ़ सकता है। इन हालात में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के दानिश्वरों को और पाकिस्तान की मीडिया को अपना रोल प्ले करना है अवेयरनेस के लिए। मैं 2 दिन से मुल्तान में हूं और मैं देख रहा हूं, दयानतदारी से कह रहा हूं, एसओपीज पर लोग तवज्जो नहीं कर रहे, तकरीबात में एहतियात नहीं हो रही। मामूल के मुताबिक लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और हालात मामूल के नहीं हैं, हालात गैर मामूली हैं। ये मैं 10 बस्ता गुजारिश करूंगा हर फैमिली से, हर जी शऊर शहरी से कि किसी पर आपने मेहरबानी नहीं करनी, आपने अपने पर एहसान करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और वो कोई नहीं कर सकता जब तक आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे। कोई आपको, ये सख्ती तो हो नहीं सकती, अवेयरनेस दी जा सकती है। ये एक वॉलंटरी फैसला है जो आपको करना है और ये आप सबको करना चाहिए। बराए मेहरबानी एसओपीज को फॉलो कीजिए। बराए मेहरबानी
معمول کی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیجئے. برائے مہربانی جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مؤخر کر دیجئے. کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو آپ مؤخر کر نہیں سکتے، وہ لازم ہیں، وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہیں اور وہ ہمیں مجبوراً کرنی ہیں. لیکن کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن کو اگر آپ مؤخر کر دیں، پوسٹپون کر دیں، تو نہ ملک کو نقصان ہوگا، نہ معیشت کو نقصان ہوگا، نہ آپ کے گھر والوں کو نقصان ہوگا. تو میری یہی ایک دفعہ پھر اپیل ہوگی کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی فرمائیں. میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ آپ اس اویئرنس میں، آگاہی میں اپنا کردار ادا کریں جیسے پہلے آپ نے کیا تھا، اور اس کا کافی وہ مؤثر تھا. لیکن اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں سیکنڈ ویو میں وہ اتنا مجھے مؤثر دکھائی نہیں دے رہا. اور جو سیکنڈ یہ جو ویو آ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. آپ نے دیکھا کہ ملتان میں خاصی اموات ہوئی ہیں. دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا، میری رائے میں جہاں جلسہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہماری سیاسی قیادت کو لوگوں کی انسانی جانوں کی قدر کرنی چاہیے تھی، احتیاط کرنی چاہیے تھی، وہاں میری رائے میں کنٹینرز کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور یہ میں نے برملا کہا، اور میں نے یہ اپنا موقف جو پچھلی کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بھی پیش کیا. اس کی ضرورت نہیں تھی، اپوزیشن کو کرنا نہیں چاہیے تھا اور انتظامیہ کو کنٹینر نہیں لگانے چاہیے تھے. اور آپ نے بھی دیکھا اور پورے شہر نے دیکھا اور میں نے بھی دیکھا کہ جو تعداد تھی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. بڑے شوق سے جاتے، قلعہ کونا قاسم باغ میں جلسہ کر لیتے. میری رائے میں اس کی اجازت ہونی چاہیے تھی اور میں نے یہی کہا. میں اب بھی کہوں گا کہ یہ کانشیس فیصلے ہیں. حکومت نے کانشیس فیصلہ کیا ہے اور اس میں میں نے برملا اپنا انپٹ دیا ہے کہ ہم نے ان کی ایکٹیویٹی کو زبردستی نہیں روکنا، تلقین کرنی ہے، مشورہ دینا ہے، ایکسپرٹس کی رائے سامنے رکھنی ہے، ڈاکٹرز کی رائے سامنے رکھنی ہے. اس وقت بھی ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ ہے، آپ کے سامنے ہے. یا تو کہیں کہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، یا کہیں جو ماہرین ہیں، جو NCOC کی جو کمیٹی ہے جس میں سارے ایکسپرٹس بیٹھ کے مشاورت کے بعد جو ہدایات دیتے ہیں وہ درست نہیں ہیں. سندھ میں جو آپ نے SOPs نافذ کیے ہیں، جو سمارٹ لاک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر منطق سمجھ آتی ہے کہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور اگر آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ دوہرا معیار ہے اور اس سے پرہیز کیجئے. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے. یہ میری دوسری گزارش تھی اور ہے. انشاءاللہ سیاسی عمل ہوتا رہے گا اور سیاسی انداز میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہاں کچھ لوگوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب مجھے محدود کیا گیا، مجھے پکڑوایا گیا، اس نے پکڑوایا، اس نے پکڑوایا. حقائق کبھی چھپتے نہیں ہیں، اصلیت سامنے آ جائے گی. اللہ جانتا ہے کس نے کیا رول ادا کیا اور کس کی کیا سوچ تھی اور کیا سوچ ہے.
میری سوچ کبھی غیر سیاسی اور غیر جمہوری نہیں رہی، اور میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں، اور کوئی اگر ہے وہ سامنے آ کے بتائے کہ میں نے کسی کی پکڑ دھکڑ میں یا کسی کی تضحیک میں کسی کو اشارہ کیا ہو، یہ میری سوچ نہیں ہے، اور یہ ملتان کی روایت بھی نہیں ہے، یہ ہماری روایت بھی نہیں ہے، یہ ہماری وزاداری کے برعکس ہے۔ بہرنو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سیاسی ضروریات ہوتی ہیں اور سیاسی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بیان بازی کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بہرنو حقائق حقائق رہیں گے اور سچ سچ رہے گا۔ شکریہ۔ ون ایٹ اے ٹائم، ایک بھائی ایک کر کے۔ یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹوں نے بار بار یہ کہا کہ یہ جو ملتان میں تشدد ہو رہے ہیں، رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، ملتان کا ایک وزیر ہے، اس کے پیچھے یعنی کہ ان کا اشارہ آپ کی طرف تھا، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام ان کا ٹھیک ہے؟ میرے بھائی میں آپ کو کہہ چکا ہوں، اگر وہ الزام لگانا چاہتے ہیں تو میں روک نہیں سکتا، لیکن یہ لغو بات ہے، یہ حقائق پر مبنی بات نہیں ہے، اور اگر وہ ثابت کر سکتے ہیں تو ثابت کریں۔ دیکھیے ایسے بات کر دینا تو آسان ہے، میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا، میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا، لیکن میں برملا کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو انہوں نے نامناسب بات کی ہے اور حقائق کے برعکس بات کی ہے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ کی جو رائے ہے وہ بلکہ پہلے بھی آ چکی تھی سامنے کہ کنٹینر نہ لگایا جائے اور فری ہینڈ دیا جائے، تو پھر یہ کون سی اپنا لیول پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اس قدر جو ہے انہوں نے گرفتاریاں مقدمے اور مار دھاڑ کی اور ہائیک دے دی؟ دیکھیے میں عرض کروں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ دیکھیے میں تو ملک میں تھا نہیں، میں تو جو اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں نیام نائجر میں تھا جب یہ ساری تقریبات ہو رہی تھیں، میں ملک سے باہر تھا۔ میں سمجھتا ہوں جس قسم کا شو انہوں نے پٹ اپ کیا ہے، برملا میں کہہ سکتا ہوں ناکام تھا۔ یہ جو دعوے کر رہے ہیں جو اپنی کامیابی کے، اگر یہ اسٹیڈیم میں چلے جاتے یہ بے نقاب ہو جاتے، ان کی کلائی کھل جاتی، ان کی پاور شو کی حقیقت لوگوں کے سامنے عیا ہو جاتی، اس کے برعکس۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کیا اس نے سیاسی شعور کا مظاہرہ نہیں کیا، اور یہ میری واضح سوچ تھی اور یہ سوچ میں نے قیادت کے سامنے بھی رکھی ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں ان کی طرف سے بھی بالکل واضح ہدایت تھی کہ کوئی تشدد، کوئی لاٹھی چارج اور کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں ہونی۔ وہ تو بلا وجہ جو 4 گھنٹے کا ایونٹ تھا اس کو انہوں نے بلا وجہ 4 دن کیش کرانے کی کوشش کی جس کی ضرورت نہیں تھی۔ سر اس میں دیکھیں پولیس نے انتظامیہ نے یہاں پہ 1 ہفتے پہلے سے گرفتاریاں شروع کر دی اور مقدمات کے، بلکہ اس دفعہ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی جلسے میں صحافیوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں میں نیائی صاحب سن لیجئے نا، صحافیوں کو تشدد کے نشانے بنائے جا رہے ہیں۔ غلط ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو غلط کیا ہے، گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے تھی، میں تو واضح کہہ رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے میں؟ وہ اپنی پارٹی میں فیصلہ کر لے کہ اس وقت دیکھیے مسلم لیگ میں کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا ایک موقف ہے اور شہباز شریف صاحب کا موقف جو وہ لے رہے ہیں وہ اس کے برعکس دکھائی دے رہا ہے۔ اب وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ چاہتے کیا ہے، ان کا لائے عمل کیا ہے، ان کی حکمت عملی کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رینکس میں کنفیوژن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی کنفیوژن ہے، استعفے دینے ہیں نہیں دینے۔ اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو کس نے روک رکھا ہے آپ کو؟ آپ دے دیجئے۔ اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو 8 تاریخ کو آپ کا اجلاس ہے، 8 تاریخ کے اجلاس پہ فیصلہ کیجئے۔
8 तारीख के इजलास में जो क़यादत का इजलास है उसमें फैसला कीजिए, इस्तीफे दे दीजिए। हु स्टॉपिंग यू? लेकिन ये कंफ्यूजन का शिकार है। ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, ये एक गैर फितरी अलायंस है, ये एक वक्ती अलायंस है, ये एक वक्ती जरूरत के तहत जमा हुए हैं लोग। इनमें कोई नजरियाती हमआहंगी नहीं है। ये बचाव की कोशिश है, ये पड़ाव का बचाव है। ये पड़ाव जो है ये बचाव के लिए है और ये वक्ती है, और आप देखेंगे कि ये देर पा नहीं होगा। आरो सर जी। इमरान खान साहब ने फरमाया कि लाहौर में जलसे की तो इजाजत है, लेकिन जो इसके मुंतजमीन होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए कोर्ट ने क्या फैसला किया। कोर्ट कह रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह तकरीब मत कीजिए। एनसीओसी कह रही है कि मुल्क में बीमारी फैल रही है, वबा फैल रही है, और एसओपीज कह रही हैं कि इस तादाद से अगर ज्यादा, देखिए ये बताएं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्यों कहा जाता है? कोई मंतक है ना यार। अगर दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है तो उसमें कोई लॉजिक होगा। दुनिया अगर कह रही है कि मास्क पहनो, मेरे भाई आपने क्यों मास्क पहना हुआ है? मैंने मास्क क्यों पहना हुआ है? अपनी हिफाजत के लिए पहना हुआ है ना, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं इसके पहनने से हम अपनी बचत करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग से। आप ये बताएं, मैं अभी जब वापस आया, नाइजर से वापस आ रहा था, तो मुझे उम्रे की सआदत नसीब हुई। आप देखें, अगर उम्रे को महदूद किया गया है तो कोई वजह है, वहां वक्त मुकर्रर किया गया है, तादाद मुकर्रर की गई है, तो कोई लॉजिक होगा ना भाई, क्योंकि ये जो दीनी तकरीब है ना, सियासी तकरीब नहीं है। तो लोगों ने दीनी तकरीबात को भी महदूद किया है। और वहां मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब मैं तवाफ कर रहा था, मैंने जब नजर घुमाई, मैक्सिमम 200 से ज्यादा लोग मुझे दिखाई नहीं दिए पूरे खाना काबा में। तो ये क्यों हो रहा है? उसकी कोई वजह है ना भैया। हज को महदूद किया गया, क्यों किया गया? कोई वजह है ना। अगर हम उसको तस्लीम न करें तो ये हमारी हट धर्मी है, जानते हुए। क्या यही जितनी क़यादत है, क्या यही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के दर्श नहीं दिया करते थे? क्या आप देखें कि सिंध के वजीर आला हाथ जोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इल्तिजा नहीं किया करते थे? तो आज क्या हो गया? क्या वजह है कि आज वो सब जो असूल जो थे, जो आपने अपनाए थे, वो आपने बलाए ताक रख दिए? सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं और वो समझते हैं और वो सही फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। एक मिनट पहले मेरे भाईजान, एक मिनट, आपने एक सवाल कर लिया, उनको मौका जी। आप बुखारी मैं गुजारिश करता हूं कि जो मैडम जी है वो जनवरी से हक ले रहे हैं, पाकिस्तान से उनसे क्या तवक्को था? जी भाईजान, क्या? जो हाँ, अमेरिकन सदर जो मैडम जी है वो जनवरी में आ रहे हैं, पाकिस्तान से उनसे क्या तवक्को आता है? नंबर 1, इस वक्त जो सूरत हाल है वो कशीदा है इस खित्ते के अंदर। सुना है कि इसराइल जो है वो भारत से मिलकर या इंडिपेंडेंट तौर पर जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने वाला है, तो उस तरह से पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है, हमारे खित्ते के अंदर 2-3 चीजें अहम हैं। नंबर 1, अफगानिस्तान में जो अमन का अमल है वो आगे बढ़ रहा है। उसका पहला इशारा मिला 29 फरवरी को, जब तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा में अमन मुआहिदा हुआ। उसका दूसरा इशारा मिला जब तालिबान की क़यादत और अफगानिस्तान के नुमाइंदगान ने
बैठकर अपने इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस का आगाज किया। उसका तीसरा इशारा आपको मिला जब उन प्रोसीजर्स पर कि हमने मुज़ाकरात किस नौइयत के और आगे कैसे बढ़ाने हैं, उस पर उनमें इत्तफाक हुआ। तो ये एक अमल है जो आगे बढ़ रहा है। और चौथी बात अर्ज कर दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब काबुल तशरीफ ले गए तो सदर अशरफ गनी और उनके जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी असेंबली के स्पीकर हैं और दीगर क़यादत से तबादला ख्याल हुआ, मशावरत हुई। तो पाकिस्तान के रोल को, पाकिस्तान के किरदार को आज न सिर्फ दुनिया बल्कि अफगान क़यादत भी उसको सराह रही है। मेरी नियामे में काबुल के बाद अफगानिस्तान के वजीर खारजा से दूसरी नशिस्त हुई और उन्होंने OIC के इजलास में जहां दीगर ममालिक का शुक्रिया किया, नाम लेकर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो ये एक डेवलपमेंट है कि वो अफगानिस्तान जो पाकिस्तान पर उंगलियां उठाता था, उन्होंने 57 मुल्कों के सामने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नंबर एक। नंबर दो, बुखारी साहब, नंबर दो ये है कि कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है और आज हिंदुस्तान के अंदर भी इस पर एक ओपिनियन पैदा हो चुकी है कि बीजेपी सरकार की कश्मीर पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को इकदामात उठाए थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। कश्मीरी क़यादत ने मिन जुमला उनको मुस्तरद किया है और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका, जिसमें दानिश्वर भी हैं, जिसमें ऑपोजिशन भी है, जिसमें और लोग भी हैं, वो इस सरकार की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, जो हमारा OIC का इजलास हुआ है अभी 47वां, उस पे जो मुत्तफिका करारदाद सामने आई है जम्मू और कश्मीर के मामले पर, अगर आप उसको एक नजर पढ़ लें, उसका उर्दू वर्जन भी मौजूद है, इंग्लिश वर्जन भी मौजूद है, तो आपको अंदाजा होगा कि पहली मर्तबा 57 ममालिक ने हिंदुस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की है और मुतालबा किया है कि जो वो डेमोग्राफिक चेंज करना चाह रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के जरिए, उनको उन्होंने मुस्तरद किया है। जो उन्होंने वहां का स्टेटस तब्दील किया है उसको उन्होंने मुस्तरद किया है। जो वहां जबर और तशद्दुद से वो काम ले रहे हैं उसकी उन्होंने तनकीद की है। तो ये आप देख रहे हैं कि आज हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है कश्मीर की, उस पर हिंदुस्तान के अंदर इत्तफाक राय नहीं रहा। हिंदुस्तान के अंदर आज 2 धड़े बन चुके हैं और एक बहुत बड़ा धड़ा जो है आज हिंदुस्तान की पॉलिसी पर नुक्ताचीनी कर रहा है और यह अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की कामयाबी है। यह पाकिस्तान का जो आपने इंगेजमेंट की है, जो आपने अपने रवाबित और अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के अलावा दीगर पार्लियामेंट्स के सामने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सामने जो पेश किया है, आज उसका रंग जो है वो जमता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और हिंदुस्तान जो है वो दिफाई पोजीशन में है। वो आए दिन झूठे इल्जामात लगा रहा है। आप ये देखें, हिंदुस्तान जाता है ICJ गुलभूषण यादव का काउंसलर एक्सेस का केस लेकर और मुतालबा लेकर जाता है कि रिहाई मिलनी चाहिए, यह होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमें उसको हमारे हवाले कर देना चाहिए। ICJ में इनको नाकामी होती है। ICJ कहती है कि आप उसको काउंसलर एक्सेस दें। पाकिस्तान ने एक्सेस देने का फैसला किया, 2 दफा एक्सेस दे चुके हैं, तीसरे के लिए तैयार हैं। ले तो लॉल कौन कर रहा है? हिंदुस्तान। हम कह रहे हैं आइए लीजिए, हम ICJ का फैसला जो है उस पर अमल पैरा होने के लिए तैयार हैं।
हम अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। भाग रहा कौन है? अपने शहरी से मुंह कौन छुपा रहा है? अपने शहरी से आंख कौन नहीं मिला रहा? हिंदुस्तान। इस वक्त यह है कश्मीर के मसले पर, काउंसिल एक्सेस के मसले पर, और जो अब पाकिस्तान ने एक डॉसियर की शक्ल में सबूतों के साथ जो हिंदुस्तान को बेनकाब किया है, उनकी तखरीबकारी की जो मुहिम है, उनकी जो दहशतगर्दी की जो पुष्पनाई है, जिस तरह पाकिस्तान ने उसको एक्सपोज किया है, आज उसका वो ठोस जवाब नहीं दे सके, पूरी दुनिया में उसका जवाब नहीं दे सके। और हमने वो डॉसियर जो है वो शेयर किया है, और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी हमने उसके पूरे जो सेलिएंट फीचर्स हैं उस डॉसियर के हमने शेयर किए हैं। पहली मर्तबा हिंदुस्तान जो है वो दिखाई दे रहा है। अब आपका सवाल आ गया दूसरा हिस्सा इजराइल का। देखिए, अभी जो ओआईसी का इजलास था उसमें भी फलस्तीन के बारे में बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ आया। मैंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करते हुए पाकिस्तान की जो फलस्तीन पर जो हमारी राय है जो थी तारीखी, उसका अयादा किया, उसको रीस्टेट किया, अपनी पोजीशन को रीइटरेट किया और बताया कि पाकिस्तान की सोच ये है। यहां भी आपके इल्म में है कि पिछले दिनों काफी क्या सराहियां जन्म ले रही थी। उस वाज़ेह बयान के बाद उन क्या सराहियों को दम तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनमें हकीकत नहीं। रहा सवाल हमले का, मैं समझता हूं कि जो अमेरिका में नई एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, मेरी राय में वो शायद सफारतकारी को तरजीह दे, और उन्होंने माजी में ऐसा ही किया। अगर उन्हें ऐसा ना करना होता तो वो ईरान के साथ बैठकर मुज़ाकरात के जरिए JCPOA का मुआहदा न करते। उनकी सोच बिल्कुल उसके जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जुदागाना दिखाई दे रही है। अब मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी समझती है कि इस किस्म का जो कार्रवाई है ये बहुत बड़ा फैसला है, और इसके इसके बेपनाह असरात खित्ते पे नहीं पूरी दुनिया पे हो सकते हैं। और वो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रांजिशन के मरहले से गुजर रही हो, मैं नहीं समझता कि उसको कोई इतना बड़ा फैसला करने की उनके पास गुंजाइश है, और न ही वहां मुझे इत्तफाक दिखाई देता है उनके थिंक टैंक्स में और उनके सीरियस सर्कल्स में कि इस किस्म की हिमाकत की जाए। तो भी बताइएगा कि आज के दिन इंडिया में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, आज के दिन वहां पर कर्फ्यू का समय है, मुसलमानों के साथ जुल्म और जातियां हैं, सिखों के साथ भी जुल्म और जातियां हो रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो फेंसिंग है, इसका अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा ताकि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसका अमल हो? देखिए, पाकिस्तान ने बॉर्डर को महफूज करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया कि हमने अपने बॉर्डर को फेंस करना है। जो हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उस पर हमारा फेंसिंग का काम जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हम अपना हदफ हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान ने न सिर्फ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को फेंस करने का फैसला किया है, पाकिस्तान ने ईरान के साथ बॉर्डर को फेंस करने का फैसला भी किया है, और वहां भी काम का आगाज हो चुका है। इसका मकसद क्या है? इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत यह है, एक जो अनरेगुलेटेड बॉर्डर क्रॉसिंग है उसको चेक करना। जब अनरेगुलेटेड क्रॉसिंग होती है तो खुदा जाने कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। उसमें मासूम लोग भी हो सकते हैं और उसमें शरारती अनासिर भी हो सकते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं और हम अफगानिस्तान से भी कह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि अमन का अमल आगे बढ़े, और जो लाखों अफगान आज भी पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं,
वो बाइज्जत तरीके से अपने घरों को जाएं, क्योंकि जब इतनी बड़े कैंप्स में आप कुछ लोगों को अंदर दाखिल कर दें तो उनको चेक करना आसान नहीं है, हमारे लिए नहीं, किसी के लिए आसान नहीं है। तो अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ तावन करे जो कर रहा है, तो उन्हें इन सब चीजों का इदराक और इन सब चीजों के लिए हमारी हिकमत अमली को समझना होगा। हम वहां अमन के ख्वाहिशमंद हैं, इस्तेकाम चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि उससे हमारा भी फायदा है, अफगानिस्तान का भी फायदा है और रीजन का भी फायदा है। हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इस पे आप देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से पेशरफ्त हो रही है और बेहतरी होगी। बाबरी मस्जिद का जहां तक ताल्लुक है, बाबरी मस्जिद का जिक्र मैंने अपनी स्टेटमेंट में किया, और आपके इल्म के लिए बता दूं कि एक रेजोल्यूशन पास हुआ है 47वें इजलास में। हिंदुस्तान ने जो तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां जो मंदिर का संग बुनियाद रखा है, उसके खिलाफ पूरी ओआईसी ने 57 मुल्कों ने यकजबा होकर उसकी तनकीद की है, उसको मुस्तरद किया है, और यह भी तशवीश का इजहार किया कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की उनका अदालती निजाम देखें। उनका अदालती निजाम उनके जो जुनूनी हैं उनके सामने इतना बेबस हो गया कि उन्होंने सबको एग्जोनरेट कर दिया, सबको बरीउल जिम्मा कर दिया। तो अगर सभी बेकसूर हैं तो शहीद मस्जिद किसने की? उसमें नुमाया बीजेपी के लोग और पॉलिटिशियन उसमें शामिल थे, उकसा रहे थे, हवा दे रहे थे, लेकिन उन सबको एग्जोनरेट कर दिया। तो आज हमारा यह मौक़िफ़ है, इसने भी ओआईसी में इसकी गूंज सुनाई दी गई और हम उसकी मजम्मत कल भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। अच्छा सर, साबिक DGIS असद दुरानी साहब ने कहा है कि इमरान खान खाकी वर्दी का बोझ लेके आए हैं, वो एक जिम्मेदार शख्स हैं, एक अहम ओहदे पर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी की जबाबंदी तो कर नहीं सकता, उनकी राय हो सकती है, मैं उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। इमरान खान साहब अवामी मैंडेट लेकर आए हैं। इमरान खान साहब की एक तवील जद्दोजहद है। इमरान खान साहब रातों रात नहीं आ गए, ऊपर से नहीं आ गए। उनकी 22 साल की 23 साल की एक कांस्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रगल थी। उन्होंने एक जमात बनाई, उस जमात ने आहिस्ता आहिस्ता अपना दायरा असर जो है उसको बढ़ाया। उन्होंने 2013 में पहली कामयाबी हासिल की खैबर पख्तूनख्वा में, 5 साल वह कामयाब हुकूमत चलाई। उस हुकूमत और कामयाबी का नतीजा यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उनसे 2013 से 18 में उनको बढ़ के वोट दिया, उनकी सीटों में इजाफा हुआ। उसके बाद उन्होंने पंजाब में अपनी कार्रवाई की, और इंशाअल्लाह आपने देखा कि पंजाब में कोई सोच नहीं सकता था कि यहां के नून लीग का कोई मुकाबला कोई जमात करेगी। पीटीआई सामने आई और आपने देखा कि यहां हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। तो ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी आपके सामने है, जलसे आपने नहीं देखे क्या? आप जो इसी मुल्तान में किला कोना पे जो इमरान खान का जलसा हुआ था, क्या आपने नहीं देखा था? क्या मीनारे पाकिस्तान पे जो इमरान खान के जलसे हुए थे, क्या आपने नहीं देखे थे? वो कहां से हो गए थे? वो किसी के कहने पे लोग आए थे? वो किसी ने बांध के लाए थे लोग? वो सरकारी ट्रांसपोर्ट पर आए थे? नहीं आए थे। इमरान खान एक सियासी हकीकत बन चुके हैं। पीटीआई एक सियासी जमात, एक हकीकत बन चुकी है। कोई तस्लीम ना करना चाहे तो मैं जबरदस्ती करवा नहीं सकता, लेकिन हकायक ये कह रहे हैं कि पीटीआई एक पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी है, और इंशाअल्लाह वो सियासी अंदाज में, आईनी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में इस मनफी टोले का और मनफी सोच का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। जी, वो काफी आगे बढ़ी है, खत किताबत भी हुई है, बरतानिया के हुकाम के साथ तबादला ख्याल भी हुआ है, और वो उनका एक प्रोसेस है। उनकी जो होम सेक्रेटरी हैं वो उस प्रोसेस से आगाह हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं
उनसे भी बात हुई है, तबादला ख्याल हुआ है, वो अपनी जिम्मेदारियां भी समझते हैं। और दूसरी बात यह है, अब उसमें सबसे बड़ी पेशरफ्त यह है कि आज जिनको हम कायल करना चाहते थे वो आज कायल हो चुके हैं कि उन्हें जो सेहत का खदशा लाहक था वो आज खदशा नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत ठीक है और उनको कोई ऐसा जानी खतरा नहीं है। अब अगर ऐसा नहीं है तो वो तो इस बुनियाद पर गए थे इलाज के लिए, और अगर अब इलाज की जरूरत नहीं है तो क्या इखलाकी तौर पर अदालत की कार्रवाई को सामने रखते हुए और कौम को यह वादा किए हुए कि हम आके अदालतों को फेस करेंगे, क्या उनको नहीं वापस आना चाहिए? आना चाहिए। यार किसी और को भी मौका दे दे भाई। देखिए, उसमें भी आपने देखा कि फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। अब यकीनन इसमें और गुंजाइश मौजूद है, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन इजाफा हुआ है। यार एक दफे एक सेकंड मैं एक जवाब दे दूं, मैं आपको आता हूं। देखिए, करतारपुर में पाकिस्तान ने एक खैर सगाली का एक मुजाहरा किया, हमने इंटरफेथ हार्मनी का एक पैगाम दिया। आज करतारपुर में जो उन्होंने महदूद कर दिया है मूवमेंट को, ये हिंदुस्तान के और दुनिया में बैठे हुए जो सिख हैं उनको अपनी हुकूमत से और हिंदुस्तान की हुकूमत से यह तकाजा करना चाहिए, यह मुतालबा करना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमारे लिए दरवाजे खोले हैं, आप हमारे लिए दरवाजे बंद क्यों कर रहे हो? जनाबे वाला आखिरी सवाल। नहीं जा रही न्याय साहब, इस्तीफों की तरफ नहीं जा रही, कंफ्यूजन का शिकार है, डगमगा रही है। बिल्कुल, हमने मुज़ाकरात से इनकार कभी नहीं किया। मैं आपको अर्ज कर दूं, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की बात आई, हमने दरखास्त की और 2 दफा दावत दी कि आए, बैठे, किस किस्म के आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमसे शेयर करें और आप हमसे क्या चाहते हैं हमें बताएं ताकि हम आपकी तसल्ली करा सकें। 2 दफा दावत दी गई, पीडीएम की क़यादत नहीं आई। कोरोना के सिलसिले में जब कोरोना की वबा सेकेंड वेव आई है और तशवीशनाक सूरत हाल तक जो मरीज मुतासर हो रहे हैं, हमने इनको दावत दी, आए बैठकर इस पर एक कौमी लाअमल मुरतब करें, तशरीफ नहीं लाए। आज भी मैं कहता हूं, करप्शन के अलावा और एनआरओ की दरखास्त से हटकर कौमी नौइयत के जिस मामले पे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, शफाफ इंतखाबात पे करना चाहते हैं और चीजों पे करना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे हमारे बंद नहीं हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एनआरओ की शर्त ना लगाओ, क्योंकि फैटफ के साथ भी आपने एनआरओ को जोड़ दिया था। आप एनआरओ को मुल्क की मफादात से मत जोड़ो और करप्शन की कहानी इसमें न जोड़ो। बाकी जितने नेशनल इश्यूज हैं हम बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू यार।